गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 3 वर्क एनर्जी एंड पावर का। लास्ट टाइम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सब किया था। आज उसका एप्लीकेशन करना। हमने लास्ट शॉर्ट में इलस्ट्रेशन 6.8 किया था, जिसमें एक गाड़ी चलती हुई आके स्प्रिंग को दबा रही है। वी कंसिडर्ड एवरीथिंग स्मूथ। उसी इलस्ट्रेशन को फिर से ले रहे हूं इलस्ट्रेशन 6.9 के जरिए। एंड यहां पे फर्क एक ही है कि कंसिडर एग्जांपल 6.8 सेम ओल्ड एंड यू हैव टू टेक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5 and you need to find the maximum compression of the spring. अच्छा, before I forget, let us 6.8 में से मैं बाकी डेटा उठा लेता हूं। मास ऑफ द कार इज 1000 kg, ताकि अपने को फिर से देखना ना पड़े। उसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। एंड जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ऑलराइट, नाउ सर सीन बताओ। डायग्राम से सीन का पता चलेगा। गंदा लाइन मारा है। यह स्प्रिंग है और यहां से गड्डी चलती हुई आ रही है। वाह, और ये आके अब जो पहिए हैं, अब जो सरफेस जिस पे ये चल रहा है, अब फ्रिक्शन है। बराबर, पहले फ्रिक्शन नहीं था, तो ऑल काइनेटिक एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड। ये इसको ऐसा दबाएगा, कितना दबा, लेट अस कॉल इट XM, उतना दबा, और यहां पे आके गड्डी दी स्पीड 0 हो जानी है। गड्डी दी स्पीड 0। पहिए बड़े बनाओ सर, बड़े बड़े पहिए, बड़े बड़े पहिए। ले, एक तो हवा में। ओके, अच्छा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहां से यहां तक का ही जो XM डिस्टेंस है ना, उतना ही फ्रिक्शन है, बाकी नहीं है। ओके, नाउ सबसे पहले एनर्जी किसके पास है? डू यू अग्री? गाड़ी के पास है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, सबको पता है, ½ mv² होती है, गड्डी का मास m। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार क्या क्या करेगी, किस किस चीज में जाएगी? भाई पहला, इनिशियली जब 6.8 किया था, तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार सारा का सारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बन जाता था। ओके, क्योंकि सरफेस वो स्मूथ। बट नाउ सरफेस इज नो लॉन्गर स्मूथ, सरफेस में फ्रिक्शन भी है। अच्छा, फ्रिक्शन किस तरफ होगा श्रीमान? इंटेंडेड क्यों? मोशन हो ही तो रहा है, इंटेंडेड थोड़ी है, मोशन चल ही रहा है गाड़ी का, तो फ्रिक्शन इस तरफ है। अच्छा, फ्रिक्शन का कोई इक्वेशन है आपके पास? डू यू नो इट्स म्यू इनटू एन। ओके, सबसे पहले तो ये mg, सो n इज mg, तो f इज म्यू इनटू mg। डू यू अग्री? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार goes in doing two things. First, it goes in compressing the spring. So elastic potential energy of the spring में जाएगा थोड़ा हिस्सा, और बाकी का हिस्सा overcoming, work done to overcome friction. So kinetic energy of the car goes into elastic potential energy of spring plus work done to overcome friction। ये समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। एब्सोल्युटली। इंस्टीट्यूट कैसे हो गया? इंस्टीट्यूट क्या हो गया? इंस्टीट्यूट कैसे हो गया काइनेटिक एनर्जी का? पहले पहले जब इलस्ट्रेशन 6.8 किए थे, तब ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था, तब स्मूथ सरफेस था, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं था। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी गाड़ी की, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इन दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बराबर। बट अब सेकंड केस में उन्होंने ये कहा है कि स्प्रिंग भी है और साथ में सरफेस पे फ्रिक्शन भी है। इसका मतलब, डू यू अग्री, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा इस तरफ।
और फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये काइनेटिक एनर्जी को काम करना पड़ेगा। सो थोड़ा भाग जाएगा इन इलास्टिक, इसको स्प्रिंग को दबाने में, और थोड़ा भाग जाएगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। सिंपल। यस सर, अब डिस्ट्रीब्यूशन को बताओ। हाँ, ओके भाई, इक्वेशंस लगाने का वक्त आ चुका है। हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार? हाफ mv square. How much is elastic potential energy of the spring? हाफ k xm square. आपको xm यूज करना है, नहीं तो x यूज करना है, डजंट मैटर. वर्क डन टू ओवरकम फ्रिक्शन. डू यू नो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज F, and how much is displacement? Isn't it xm? Look at this. Is this agreeable? This is kinetic energy of the car, half mv square. This is elastic potential energy of the spring, half k xm square. And this is frictional force. This is displacement. Force into displacement is work done to overcome friction. अब मुझे सिर्फ वैल्यूज लगा देनी है, पर इतना आसान नहीं होगा. फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी. आई थिंक अब मौका आ गया है. 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हाफ चला जाएगा, हाफ चला जाएगा, यहां 2 आ जाएगा. डोंट वरी. मास कितना है? 1000. वेलोसिटी 5 का स्क्वायर. आई होप समबडी कैन वर्क दिस आउट. 6.25 into 10 raised to 3 into xm square plus twice. Mu is 0.5. Mass is how much? 1000. Wow, we love 1000. G को क्या कंसिडर करना है? कुछ बोला है भाई? आप लोग है ना एग्जाम में G को मन मर्जी के साथ 10 कंसिडर कर लेते हो. क्यों? किसी ने बोला है तुमको? सब में लिखा है कि G को 10 कंसिडर किया जाए? नहीं ना. If they have not said that you have to consider G as 10, you will not consider it as 10. You shall always consider it 9.8. Do you understand that? So the question is, Okay, sir. have they told us to take G as 10? Yes, they have told us to take G as 10. So we shall take it as 10. Not otherwise. Okay? 10 raised to 3, 10 raised to 3, 10 raised to 3 is gone. It is absolutely gone. So 5 ka square is 25. 6.25 xm square plus 2 into 0.5 is 1. Wow, it's a quadratic equation, gentlemen. So 6.25 xm square plus 10 xm minus 25 is 0. This is a quadratic equation in xm of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. I'm sure you know quadratic equations. Jahan a is 6.25, b is 10 and c is minus 25. The solution to such an equation is, I think I'll take this off. I need some space. So its solution is x is equal to, yeah, xm is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. कुछ बचा नहीं है, पुटिंग बचा है. minus 10 plus minus root of 10 का square minus 4. a, how much is a? 6.25. how much is c? minus 25. Yes sir, yes sir. 2a, 2 into 6.25. Let's cut a long story short. And can I take the diagram off now? No, I won't take it off. No, I won't take it off. No, I won't. Sir, why won't you take it off? I need to show something to you. अच्छा, चलो चलो चलो, let's roll. I want someone to roll this up. 100 plus 4 into 25 is 100. 100 into 6.25 is 625. 625. Yes, sir. And 2 into 6.25 is 12.5. 100 plus 625 is 725. 725 का रूट 27 के आसपास देख तो जरा. 26.9. वाह. 26.9.
वो डिवाइड कैसे कर लेते हो? अब ये 725 हो गया, 625 का 25 होता है, तो 725 का, अब तू सोच 30 का कितना होता है 900, तो ये 25 और 30 के बीच में होगा, तो करीबन 26-27 के आसपास होना चाहिए। यस सर। इन्फॉर्म्ड, थोड़ा सा रिस्क ले लेने का लाइफ में। अच्छा भाई, सो अब ये -10 -26.9 तो नहीं हो सकता, तो प्लस ही हो सकता है, तो इसके लिए अपने को ये उड़ाए का पड़ी। ओके, so now I'm going to write, so xm is equal to -10 plus 26.9 by 12.5, or xm is equal to -10 minus 26.9 by 12.5, but this is not possible, right? यह आंसर नेगेटिव में आएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो -10 plus 26.9 is 16.9, मतलब 1.35, इतना काहे उदास हो रहे हो भाई? कैन समवन चेक दिस आउट प्लीज? इज दैट द राइट आंसर? यस सर। बराबर है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्वाड्रेटिक बिट्रेटिक यूज किया हमने चकाचक। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपके साथ करना चाह रहा था कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार थी एंड इसने इसको दबाया। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार दो चीजों में यूज हो गई, राइट? फर्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग दबते हुए देखा आपने। एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट इन विच दिस काइनेटिक ऑफ द एनर्जी ऑफ द कार वाज यूज्ड? वर्क डन टू ओवरकम फ्रिक्शन। ओके, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो चीजों में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो दिख रही है हमको, ये दबती हुई, बराबर, पर वर्क डन टू ओवरकम फ्रिक्शन का क्या हुआ होगा? डू यू अग्री? ये जो भी फ्रिक्शन के खिलाफ हमको वर्क डन करना पड़ा होगा, ऑल दैट इज सीमिंगली लॉस्ट। वो एनर्जी खत्म हो गई ना, है ना? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि the kinetic, suppose the kinetic energy of the car was 100 joule, let us say, and the elastic potential of the energy of the spring was 70 joule, तो बाकी का 30 जूल कहां गया? फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। बट द क्वेश्चन इज, गया कहां? ये तुझे दिख रहा है, ये तुझे दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, वेरी गुड। ये दब रहा है, वो भी दिख रहा है तुझे 70 जूल, हाँ, तो बाकी का 30 जूल इसका फ्रिक्शन ओवरकम करने में गया, वो दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो पहले भी नहीं हो रहा था, लास्ट केस में 6.8 में पर फ्रिक्शन नहीं था उसमें। नहीं था, इस बार है। कैसे डिस्प्ले होता है सर, वो बताओ। सबसे बड़ी बात क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो लास्ट न्यूमेरिकल में भी हो रहा था ना, गाड़ी इसी तरह आई थी। बस लास्ट न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में एक ही फर्क है, लास्ट न्यूमेरिकल में ये फ्रिक्शन नहीं था, देयर वाज नो फ्रिक्शनल फोर्स। एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, खत्म हो गया था मैटर। You did not have to take friction, but here you have taken friction and you have seen that some amount of kinetic energy of the car, मैंने values भी दे रखी है। Suppose 100 जूल kinetic energy of the car है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये भी 100 जूल होता इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 6.8 में वही किया था ना, 100 जूल इज 100 जूल, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, वाह वाह मजा आ गया। पर इस बार 100 जूल इज नॉट 100 जूल, 100 जूल है, इसमें से सिर्फ 70 जूल इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक, बाकी का 30 जूल वो 30 जूल जो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करने में लगी फ्रिक्शन के खिलाफ, क्या वो आपको मिली क्या? नहीं, वो आपको मिली नहीं है, वो सीमिंगली लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, वो अपने हाथ में नहीं है। तो द क्वेश्चन, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, इज इट एक्चुअली लॉस्ट और व्हाट? Okay, it is not lost. Where did you find it?
मेरे को ये बताना, वो 30 जूल है किधर, किधर है? और एनवायरनमेंट में चलेगी। अरे पर किस तरह चलेगी, ऐसे कैसे चलेगी बिना बताए, गई कैसे? अबे जिसको ओवरकम करना है कर लो, पर हिसाब किताब क्लियर चाहिए, हिसाब किताब क्लियर चाहिए। टाइटल लिखा है तो पब्लिक ने सेटिंग मार दिया। यस एब्सोल्युटली, ये जो तुम कह रहे हो 30 जूल हैज बीन लॉस्ट to lost in overcoming friction, it is not actually lost, it has also been converted into energy, and this energy is called heat energy. कभी तुम्हारे गाड़ी के पहिए अगर किसी रास्ते पे से जाते हैं, सपोज गाड़ी चल रही है, आपने कभी थोड़ी देर बाद गाड़ी से उतर के कभी पहिए को टच किया है? यस सर। कैसा लगता है? गरम गरम। वाह वाह वाह। सो ये जो वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन है, पहिए और रास्ते में फ्रिक्शन है तो उसको ओवरकम करना पड़ता है व्हील को, एंड वो सारी एनर्जी जो वर्क डन, जो 30 जूल निकल गई फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, दैट इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है और मैं धक्का मार रहा हूं, सर आप बहुत धक्का मार रहे हो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। नहीं एक्चुअली हो रहा है, मैं इतना सारा दम लगा रहा हूं ना, मेरी जो भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तुम बोलोगे सर न इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई न इसका कुछ हुआ, तो आपका वर्क तो वेस्ट हो गया ना। हाँ, वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पर अगर वॉल में तुम थर्मोमीटर डाल के चेक करोगे ना, तो मैं अगर 1 मिनट तक इसको धक्का मारता रहूं, भले वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बट वॉल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से तो बढ़ जाएगा। सो माई एनर्जी हैज बीन गिवन टू द वॉल इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। Isn't this lovely? So energy is not actually wasted, it has not gone, it is not lost as you say, it has just been converted into some other form. That energy is called heat energy. So work done to overcome friction etc. is converted into हीट एनर्जी। इसीलिए डायग्राम रखना चाह रहा था कि पहली बार आपको बताऊं कि ये कन्वर्ट किस चीज में हो रही है। एंड ऐसा नहीं, बहुत और टाइप की एनर्जियां भी होती हैं, जैसे हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी एक और इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। नाम सुना है कभी? कौन सा? हाँ, यस 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 यस, chemical, yeah, you can call it light energy, sound energy, बहुत सारी और एनर्जी, बट जो इंपॉर्टेंट एनर्जीज है उनके बारे में ही बात करूंगा। केमिकल एनर्जी, व्हाट इज केमिकल एनर्जी? केमिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग? द एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी, नाम सुना है कभी? ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड chemical energy. Somebody asked me something. What was that? सर ये बाइंडिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता है, तो फिर वो एनर्जी किस तरीके से? तुझे कभी ऑड नहीं लगा दिवाली के टाइम पे तू एक अगरबत्ती लेके जाता है, एक इतना सा कुछ डिवाइस है, एक छोटा सा कुछ चीज होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, तू वो अगरबत्ती उसको लगाता है और दौड़ के पीछे आ जाता है। कैन आई आस्क यू व्हाई? और फिर 10 एक सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है और धरती दहल जाती है। सुतली बॉम्ब फूटा है, तूने उंगली करी, तूने अगरबत्ती लगाई उसको और वो बॉम्ब फटा,
I'm sure you've done this many times in your life, and I'm sure you've always been careful. But haven't you been surprised कि इतने छोटे में मैंने अगरबत्ती करी और धमाका हो गया, बूम बड़ाक, आधे किलोमीटर रेडियस तक सुनाई दिया, सारे घर के शीशे हिल गए कि कौन है कमबख्त मारा। 4 लोगों ने तो गालियां भी दी होंगी तुझे। नहीं, कभी सरप्राइज नहीं हुआ? माय गॉड, इतनी सारी। तूने कभी पूजा के दिए के लिए तुझे माचिस दिया सलाई यूज करना पड़ता है, फचक करके तुम करते हो एंड वाओ लेट देयर बी लाइट, वो जल जाती है तीली। हैव यू सीन दैट? हैव यू एवर डन दैट? Yes, sir. Many times over, right? Many times over. माचिस में से एक तीली निकालते हो, फचक मारते हो एंड आग लग जाती है। कभी सरप्राइज नहीं हुआ कि ये कहां से लग रही है यार, ये इतने में क्या है ऐसा? ये सब कुछ अपने आसपास ही तो है। इतने सारे बम धमाके होते हैं संसार में, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो कभी ये सोचा नहीं कि इतने में इतना सारा एनर्जी कहां से आता है? इसमें ऐसा है क्या? वो छोटे से सुतली बॉम्ब के अंदर ऐसा क्या है जो इतने धमाके से फूटता है, संसार बहल जाता है? क्या है उसमें ऐसा? वही है ना, अंदर सुतली बॉम्ब हो या कोई भी बॉम्ब हो या तुम्हारा दिया सलाई हो, दे ऑल कंटेन केमिकल्स, एंड व्हेन यू पुट दैट light to that bomb, the particles explode, the particles separate in various directions, and all that binding energy जिससे वो जुड़े हुए थे वो टूटते हैं और सारी बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। कभी किसी का हाथ आया है बम फूटते हुए अंदर? सर हाथ से ही खोजना शुरू किया है सर। बहुत 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 आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे जाओगे। एक दिन गारंटी हीट एनर्जी से तुम्हारा रूबरू हो ही जाओगे। किसी दिन तुमने सोचा है कि बॉम्ब अभी तक शुरू नहीं हुआ और वो जब हाथ में फटेगा ना तो हाथ को तुम्हारे हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर इतनी अच्छी तरह याद आएगा कि सर ने बताया था, हीट एनर्जी के साक्षात दर्शन। वाह वाह वाह। तो आप मानोगे नहीं, आपने कभी कभी देखा है कि एलपीजी का सिलेंडर ब्लास्ट होता है आपके घर में जो कुकिंग गैस है? आई एम श्योर यू नेवर सीन इट, but you might have heard it, you might have read it in the papers. बाटलो फाट्यो सर, कुकर फाट्यो। Yeah. क्या डैमेज हुआ होगा? जस्ट इमेजिन दैट। वो एलपीजी का जब बाटला फटता है ना, वो जो गैस निकलता है, इट रिलीजेस majority things as heat energy. The temperature goes to around 5000 degrees Celsius. 5000 degrees Celsius can melt your concrete columns. 5000 degrees Celsius, just imagine. For that moment. So, and जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उसमें भी मेजॉरिटी एनर्जी रिलीजेस एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, श्रैपनल्स निकलते हैं, छक 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 लोगों के शरीर में घुस जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। पर वो सब आती कहां से है? इसमें से ही। द केमिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज गिवन आउट। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। पहले इसको देख लो। Okay, let me give you an example. Suppose A plus B, ये chemical reaction है, it converts to form C plus D. A plus B is called reactants and C plus D are called the products. You know that much. Suppose the energy of the reactants is 100 joule and the energy of the products is 70 joule. What does this equation tell you? अगर रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी 100 जूल है एंड प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी 70 जूल है, इसका मतलब हिसाब में 30 जूल यहां होना चाहिए, राइट? दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
is released. Such a reaction is called an exothermic reaction. और ये जो 30 जूल है वो किसी भी तरह रिलीज हो सकती है, यू नो, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल्स और एज हीट एनर्जी और वॉट एवर एनर्जी, नॉट हीट इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये पहला एग्जाम्पल था. एब्सोल्युटली. सपोज A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. सपोज इसकी एनर्जी 50 जूल है और इसकी एनर्जी 70 जूल है. क्या ये हिसाब किताब पॉसिबल है? इसका मतलब है यहां पे और 20 जूल होना चाहिए, राइट? जब ये 20 जूल अब्सॉर्ब करेगा तभी जाके ये प्रोडक्ट बनेंगे. सो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन. एनर्जी यहां पे गिवन आउट है, हियर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. इट इज एन एंडोथर्मिक reaction as my man says. This बेटा ये हम ही करेंगे. हम जब तक ये 20 जूल एनर्जी इसको नहीं देते तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा. ये रिएक्शन अकर होने के लिए, इसमें से ये बनने के लिए हमें या किसी एक्सटर्नल एजेंसी को या किसी भी एजेंसी को इसको इतना देना पड़ेगा, तब जाके ये होगा. मतलब लेन देन जरूरी है हर जगह जरूरी है. ये दोनों रिएक्ट करते हैं, 100 जूल का एनर्जी है, बनते हैं ये दो 70 जूल है. तो तू बोलेगा ना बाकी का 30 किधर है भाई? तो बाकी का 30 एनर्जी जूल हैज बीन गिवन आउट. किसी भी फॉर्म में गिव आउट हो, पर होना जरूरी है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. तो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो सब इसी आइडिया को लेके होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल दिस इज केमिकल बाइंडिंग एनर्जी. और वो बाइंडिंग एनर्जी जब केमिकल टूटता है या जब मॉलिक्यूल छूटता है तो वो सारी एनर्जी रिलीज होती है इन वॉट एवर वे, वॉट एवर फॉर्म. ऑलराइट, सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. लेट्स गो ऑन एंड लेट अस लुक एट द थर्ड अमाउंट और थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. But before I do that, I want to give you a reaction which was given by Einstein. Einstein ने ये reaction दिया था, बहुत ही मस्त. Everybody knows Einstein's mass energy equivalence. Absolutely, sir. Einstein said that if I have m amount of body, m amount of any chemical, I can convert it into energy using the form E is m into c square, where m is the mass of the substance and c is the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So यू नो इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो सकती है कोई भी 1 किलो का मटेरियल यूज करते हुए. तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर m 1 kg है, 1 kg यूरेनियम या 1 kg कोल, तो 1 kg कोल है सपोज, तो इसको तुम जलाओगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? तो E is mc square, m is 1, c is 3 into 10 raised to 8 का स्क्वायर. How much does that become? My goodness. इतनी एनर्जी आपको मिल सकती है जब आप 1 किलो कोल को यूज करो, तो इतनी एनर्जी आपको मिल सकती है. सो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूजिंग आइंस्टाइन्स दिस आइडिया. देन वी गो ऑन टू द थर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, which is electrical energy, the most widely used type of energy. You know, the energy due to moving charges, energy due to moving charges. जी चल भाई, जो चला गया है वो वापस जरूर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. मेरे को तो सही लग रहा है.
बेटा जो जाता है वो आ जाता है, दुनिया संसार का नियम है। तू इक्विलिब्रियम पढ़ रहा है तो आ ही जाएगा। सो एनर्जी ड्यू टू मूविंग चार्जेस, ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारी एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे लाइटनिंग ऑफ द बल्ब, तेरा माइक्रोवेव चलना, तेरा पंखा चलना, बहुत सारी चीजें, तेरी दरवाजे की घंटी बजना, ये सब कुछ इस एनर्जी के जरिए होता है। आजकल की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड फाइनली आई थिंक द लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी दैट आई एम गोइंग टू से, My favorite. is it? You like nuclear? Constructive purpose. Any purpose is good. हाँ, right now we need it for a very important energy generation purpose. But ये सबसे important बात है, कुछ materials होते हैं, कुछ elements होते हैं जो जब फिशन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ऑल दैट एनर्जी इज फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लियर एनर्जी। सो एनर्जी ड्यू टू फिशन, न्यूक्लियर फिशन and fusion, the energy contained in atom bombs, hydrogen bombs, all that is nuclear energy. But important बात ये भी है कि constructive purposes, as my man says, वो भी यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सन में से जो इतनी सारी एनर्जी आती है वो क्या हो रहा है सन में से? फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शंस आर हैपनिंग ऑन द सन। four hydrogen nuclei are combining and forming a helium nucleus, and they are releasing this much energy in that process. हर सेकेंड करोड़ों अरबों रिएक्शन हो रहे हैं सन पे, और वो सारी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैलाई जाती है, हमको भी थोड़ी बहुत मिलती है, हम उससे ही आनंदित हैं। सो ऑल दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन। साथ ही साथ एटम बॉम्ब में यूरेनियम यूज होता है, प्लूटोनियम यूज होता है, बट अगर इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाएं तो इतनी सारी एनर्जी मिलेगी which can be used for electricity generation. And today's biggest demand, today's biggest challenge, इंडिया के कोल रिजर्व्स आने वाले 30 साल में खत्म हो जाएंगे। So the question that arises is, what next? What are we going to do after that? So today's most important branch, nuclear engineering. People, you have to look out for an alternative source of energy, which is nuclear. One thing is important, so please look at this, very important. So the energy of the sun is due to fusion, atom bomb, hydrogen bomb, ये सब सारी बमबारियां, ये सब फिशन की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज फ्यूजन। सो ऑल दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, और उसमें इस इक्वेशन का बहुत बहुत इस्तेमाल होता है। आइंस्टाइन वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एंड उसके बाद एनरिको फर्मी एंड बहुत सारे और लोग आए, मैडम क्यूरी एक्चुअली, देन दीज गाइज, व्हाट डू यू कॉल इट, एनरिको फर्मी, नहीं, निकोला टेस्ला वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, नो। न्यूक्लियर एनर्जी की जब बात करें तो निकोला टेस्ला वाज नॉट इन्वॉल्वड, बराबर। तो बाकी के और सारे बहुत सारे लोग थे, लॉरेंस थे एंड ओपेनहाइमर थे और बहुत सारे और लोग थे, बट नॉट टेस्ला, ओके। सो दिस इज द आइडिया। तो ये अलग अलग टाइप की एनर्जियां थी। हाँ, एनीथिंग? सर फ्यूजन और फिशन का डिफरेंस एक बार समझो। Fission is when a large nucleus breaks into smaller parts. This is a large nucleus, it breaks into smaller parts along with the release of energy. This is called parent nucleus, this is called daughter nucleus. This is nuclear fission. On the other hand, fusion मतलब जुड़ना, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाए along with the release of energy, this is nuclear fusion. So
Now you understand the breaking up of a large nucleus into smaller parts is called fission, and two small nuclei combining to form a large nucleus is called fusion. फ्यूजन सन पे होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है कंबाइन होके हीलियम बना, ये फ्यूजन हुआ. फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम है, यूरेनियम फूटा एंड बेरियम प्लस क्रिप्टॉन बना प्लस 200 MeV एनर्जी, ये फिशन है. ये एटम बॉम्ब में होता है और ये सन में होता है. हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यही होता है. ओके, इज दैट अग्रीएबल नाउ? इज दिस ओके दिव्यालाल? सर मतलब वो फ्यूजन जो होता है वो इंटीग्रेट करता है और फ्यूजन डिफरेंशिएट करता है एटम्स का. तो यहाँ पे उसकी भाषा सुधारने आया है कि वो इंटीग्रेट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है. अरे साधारण में समझ रहे हैं ना, ये ठीक है. क्लियर हो गया. ओके ओके ओके. तो इसी के साथ हमारा ये एनर्जी का फंडा खत्म होता है. बट बिफोर डूइंग दैट, लेट अस सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच गाइड्स एवरीथिंग एंड एवरी इक्वेशन फॉर एनर्जी. हाँ भाई, ये बता दूं, इसका कोई प्रूफ नहीं है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई प्रूफ नहीं है. विदाउट प्रूफ हम इसको लेते हैं, कंसिडर करते हैं करेक्ट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शायद मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, पहले चैप्टर में, कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी is only transformed, only converted from one form to another. जैसे मैंने आपको कहा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी. तुम बम फोड़ते हो, गलती से हाथ में फूट जाए या कहीं भी फूटे, हीट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आई, अलग अलग कलर के वो आए, साउंड एनर्जी आई. तो इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो ऊपर से बॉडी को छोड़ो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ, जैसे ही नीचे आती है ये सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है. सो एनर्जी कहीं और जाती नहीं है. तुमने बोला सर वर्क डन टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉस्ट हो गया. नहीं, लॉस्ट नहीं हुआ. इट हैज ओनली बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. अपने हाथ ऐसे ऐसे हिलाओ, गर्मी पैदा हो जाएगी. तुम ये क्या कर रहे हो? आरंट यू डिस्प्लेसिंग योर हैंड अगेंस्ट फ्रिक्शन? तुम जब यो घुमाते हो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होता है. तो ये ठंडी में भी गर्मी का एहसास वो फ्रिक्शन की वजह से होता है. सो ऑल दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. एंड फाइनली जी, जस्ट अ मोमेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द एंटायर यूनिवर्स, यू नो, पूरा यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. कहीं ना कहीं उसका कन्वर्जन हो ही जाता है. कोई भी एनर्जी यू नो चली गई ऐसा नहीं होता. हाँ, क्या कह रहे थे? कुछ पूछ रहे थे? सारे के सारे एक साथ नहीं, एक एक करके. हाँ सर वो कन्वर्जन ही समझ नहीं आता. मतलब एक बार हो जाती है, फिर उसके बाद का कन्वर्ट किस में होती है उसके बाद? एक सेकंड, एक बार हो जाती है मतलब क्या हो जाती है? मतलब जैसे आपने बोला ना कि वो वर्क डन टू ओवरकम फ्रिक्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. हाँ, फिर वो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? तू भूल गया, तू समझा नहीं. सपोज तूने ये सोचा, फॉर एग्जाम्पल ये रेफरेंस लेवल है, ये बॉडी है. सपोज इसके पास 10 जूल एनर्जी है. कौन सी टाइप की एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. वो जब नीचे आएगा और यहां टकराएगा, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक. फिर वो काइनेटिक जाएगी कहां? कैन यू सी? नहीं, समझने का नहीं. ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिली है? इस रास्ते को. तो ये काइनेटिक एनर्जी, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बॉल वापस उछलता नहीं है, बराबर, बॉल अटक ही जाता है यहां पे. तो ये जो 10 जूल है ना, ये रास्ता और रास्ते के ऊपर का जो एयर है, ये दोनों शेयर करेंगे. एंड 10 जूल में से सपोज 7 जूल इसने लिया, तो 7 जूल इसमें बटेगा और सबका टेम्परेचर बढ़ेगा. यू नो, दे विल गेन व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. और
इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल गेन दैट इंटरनल एनर्जी एंड दौड़ा दौड़ी शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनर्जी बाहर निकलती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। थोड़ी बहुत एरिया गर्म हो जाएगा एंड ये सब एनर्जी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, ओके, और फाइनली आएगी कायनात में ही वापस। ये हीट एनर्जी बनके, इंटरनल एनर्जी बनके, ये सब वापस ही मिल रही है कायनात को, बराबर। सो सपोज बेस्ट एग्जांपल है, तू खाना खाता है, बराबर, तू खाना अंदर डालता है, सपोज तूने 100 जूल एनर्जी खाई, वो 100 जूल एनर्जी खा के तू क्या कर सकता है, तू चल सकता है, तू खेल सकता है, तेरा थोड़ा पसीना निकलता है, थोड़ी एनर्जी यूज होती है, फिर तू बैठता है घर में आके, बैठे बैठे भी तू इंटरनल एनर्जी सोफे की बढ़ाता है ना। तो ये एनर्जियां सारी जो भी हमने खाया है वो सब कहीं ना कहीं बाहर निकलता ही है और वो एनर्जी यूनिवर्स में ही रहती है, कहीं और जाती नहीं, बराबर। सो हमें बस यही सोचना है कि ये कहां गई, किस चीज में गई। कुछ लोग खाते हैं 100 जूल, उसमें से 50 जूल का काम करते हैं, 20 जूल का एनर्जी बैठे बैठे गंवा देते हैं, बाकी का थोड़ा वॉकिंग करते हैं, थोड़ा रनिंग करते हैं, इस तरह निकलती है एनर्जी। कुछ लोग 100 जूल खाना खाते हैं, 80 जूल बैठे बैठे निकाल देते हैं, फिर वो मोटे होते, वो एनर्जी उनके अंदर आती है। सॉरी okay, so this is how the entire thing works. Okay, anything else? कुछ और पूछना है? आगे बढ़े। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहूंगा, बट इससे पहले मैं पावर का आइडिया दे दूं आपको। व्हाट इज पावर? वेरी सिंपल आइडिया, छोटी सी बात। काम करने की कैपेसिटी इज एनर्जी, बट काम करने का रेट, कितने टाइम में काम खत्म हुआ, दैट इज कॉल्ड पावर। सपोज 10 माला चढ़ने का था, एक बंदा 15 मिनट में 10 माला चढ़ गया, एक बंदे ने 1 घंटा लगाया, किसका पावर ज्यादा? काम सेम है, काम सेम किया दोनों ने, 10 माला चढ़े, पर ये फास्ट चढ़ गया, ये स्लोली चढ़ा। जो फास्ट चढ़ गया उसमें ज्यादा पावर मानी जाएगी। सेम काम करो पर जो जल्दी खत्म करेगा उसमें पावर ज्यादा है। सो लेट मी डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या द रेट एट विच वर्क इज डन is power, and in a very small equation average power, कोई तुमसे बोले what is average power, तो भाई average power is work done upon time taken, एकदम सिंपल इक्वेशन। so average power is work upon time, and if I say if delta W amount of work is done, मैं एक इक्वेशन लाना चाह रहा हूं डिफरेंशिएशन का, इन टाइम डेल्टा टी, देन डू यू एग्री एवरेज पावर, एवरेज पी इज डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, एंड इफ आई टेक लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डू यू एग्री आई विल गेट इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एज, ये उतर जाएगा उसका, एंड लिमिट, यू सीन दिस मेनी टाइम्स इन योर लाइफ, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बिकम्स व्हाट, डी डब्ल्यू बाय डी टी। वाह 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 साहब, क्या बात, बहुत ही चंगा इक्वेशन। पावर इज डी डब्ल्यू बाय डी टी, वर्क को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट पावर। अच्छा, आई थिंक मेरे पास पावर का, वर्क का भी इक्वेशन है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई एम श्योर यू नो दिस। सो लेट मी पुट दिस हियर, डी बाई डी टी ऑफ एफ बार डॉट आर बार। एफ बार तो बाहर निकल गया,
dot dr bar by dt. Anybody knows what is dr bar by dt? Velocity. Velocity, sir. Very good. So I get a lovely equation for power. So P is F bar dot V bar. The scalar product of force and velocity gives me power. तो पावर के तीन मेन इक्वेशंस आपने देखे. एवरेज पावर इज वर्क अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर इज dw by dt एंड पावर इज f bar dot v bar. एज यू कैन सी इसके ऊपर वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर साइन है, पावर के ऊपर वेक्टर नहीं है. तो पावर इज अ स्केलर लाइक वर्क एंड उसकी ऐसा यूनिट है, पावर is a scalar and its SI unit is joule per second, or as he rightly said, watt, in honor of the great James Watt. So 1 watt is 1 joule per second. जब 1 सेकेंड में 1 जूल काम होता है तो पावर यूटिलाइज्ड is 1 watt. Can I take this off now? Just have a look here. ओके सो मैं कुछ और यूनिट्स भी आपको बता दूं. 1 watt इज 1 जूल पर सेकेंड. दूसरा भी होता है 1 किलोवाट, नाम कहीं सुना होगा. किलोवाट इज 10⁻³ watt. 1 मेगावाट, यू नो पावर प्लांट्स होते हैं ना, पावर स्टेशंस, वो मेगावाट में होता है. 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, तो 10⁻⁶ watt. फिर एक और होता है हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर जिसे हम 1 HP कहते हैं. मैं इसे हरि प्रसाद कहता हूं. हरि प्रसाद 746 watt. नाम तो सुना होगा, व्हीकल्स के पावर BHP में आते हैं, ब्रिटिश हॉर्स पावर. सो वांदा नहीं, कभी ना सुना हो तो. So this is what it is. अच्छा, एक और नई चीज बताना चाहता हूं. Also, when 1000 watt electrical power is used for 1 hour, electrical energy of 1000 watt मतलब 1 kilowatt and 1 hour मतलब 1 kilowatt hour is use. You know what is 1 kilowatt hour? It is 1 unit. आपके बिजली के बिल में यू नो यूनिट्स लिखे होते हैं, कितने यूनिट कंज्यूम किए, 200 यूनिट किए, 300 यूनिट किए, 500 यूनिट किए. सो 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. वेरी इंपॉर्टेंट. 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट. अच्छा, किलोवाट मतलब 1000 एंड 1 आवर मतलब कितनी सेकेंड? 3600. So 1 unit is 3.6 into 10⁻⁶ joule. Check it out. अच्छा, एक तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए किसी ने आपको पूछा कि भाई मेरे घर में 10 बल्ब जलते हैं. फॉर एग्जांपल 10 bulbs 100 watt each are used for 8 hours daily. How many units of electrical energy are consumed? Simple question. 10 बल्ब है 100 watt each के और 8 घंटा रोज यूज हो रहा है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फाइंड करूं सर? भाई डू यू नो पावर इज वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क इज पावर इनटू टाइम. वर्क मतलब एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल पावर, एकदम सिंपल फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय टाइम. एनर्जी को ई बोलता हूं मैं, पावर को पी, टाइम को टी. कितना पावर है बल्ब का? 100. और ऐसे कितने बल्ब है? 10. और रोज कितने घंटे के लिए इस्तेमाल होते हैं? 8. तो ये पूरा वॉट में था ना, तो वॉट एंड दिस इज आवर, तो वॉट आवर. तो 8
और 3 जीरे 8000 वॉट आवर। अच्छा, डू यू एग्री 1000 मतलब किलो? तो कैन आई राइट 8000 वॉट आवर एज 8 किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट्स। तो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इज 8 यूनिट्स। मेरे को 8 यूनिट का पैसा भरना पड़ेगा। अगर 100 वॉट के 10 बल्ब रोज 8 घंटे के लिए जलते हैं तो 8 यूनिट बिजली का बिल आएगा। और 1 यूनिट का कुछ 8 रुपया ऐसा कुछ होता है तो तुम्हारी तो फट जाएगी, बरोबर। तो रोज इतना बिल आएगा तो लंबे हो जाओगे तुम। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एनर्जी। और अगर किसी ने बोला हो कि द कॉस्ट पर यूनिट इज 4 रुपीज, तो कितना रुपया आज का बिल आया तुम्हारा? वेरी गुड, शाबाश, एकदम फर्स्ट क्लास। समझ में आया कैसे निकालने का? ऐसे ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं तो इसमें निकाल सकते हैं ऐसे। अच्छा, मैं करने जा रहा हूं, सर क्या करने जा रहे हो? मैं करने जा रहा हूं नंबर, एक ठो नंबर है न्यूमेरिकल में, मुझे खुद याद नहीं, इसे देखना पड़ रहा है। नंबर 6.18, न्यूमेरिकल 18, न्यूमेरिकल 19 एंड न्यूमेरिकल 20। आर वी ऑन इट इमीडिएटली? जरा देखना शुरू करें। ओहो, मैं तब तक इसको उड़ा देता हूं। ये मत पूछना सर उड़ा देते हो कौन सी एनर्जी होती है ये। आई एम यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ माई बॉडी टू ओवरकम फ्रिक्शन। आप देखो गर्म हो गया। अरे गर्म हो गया, तू इधर देख, टच कर। गर्मी है। हमारे बाबू को एनर्जी, ये सेकंड स्टैंडर्ड में, इसको 11th स्टैंडर्ड का पढ़ने का है दीपांश। वाह वाह, ये सब बच्चे बड़े हो जाते, इंटेलिजेंस हो जाते सारे। अच्छा भाई, आई वाज डूइंग न्यूमेरिकल व्हाट 6.18। ओके भाई, व्हाट इज द डेटा? डेटा इज फर्स्ट। ओके, वेयर इज इट? द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर। भाई उसके बाजू में जो डायग्राम ड्रॉ किया ना उसका नहीं है, तो बाजू में गलती से मत देख लेना। कहने का भावार्थ यह है, ये एक पेंडुलम है। ओके, लेट अस से दिस इज एट पॉइंट ए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और उसको छोड़ा जा रहा है और टक 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 यहां पे आएगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट बी। यहां पे इसकी स्पीड 0 है और मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, यहां पे आता है। कितना 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 एनर्जी निकल जाता है? 5% ऑफ एनर्जी इज गॉन। तो कितनी स्पीड पे यहां पे बी पे आएगा? दिस इज 1.5। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट भाई, सपोज कीजिए कि ये रेफरेंस लेवल है। जब मैं पेंडुलम को यहां रखता हूं, डू यू अग्री इट इज एट 1.5 मीटर अबव द रेफरेंस लेवल। तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? वेरी गुड। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो डू यू अग्री ये टंग 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 करके नीचे आएगा। ऑल दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड हियर इनटू व्हाट? एंड कितनी, या इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि इजंट इट ऑन द रेफरेंस लेवल इटसेल्फ। मैं रेफरेंस लेवल बनाऊं आपके लिए, ये है रेफरेंस लेवल। तो पॉइंट बी इज ऑन द रेफरेंस लेवल, तो एनर्जी एट बी विल बी 0। सो टोटल एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए is what? Potential energy, right? Is potential energy, gravitational potential energy। क्या हुआ इसको? So कितना होता है gravitational potential energy? mgh। वाह वाह वाह। And at B, this is converted into kinetic energy, which is, as my man says, yes absolutely। बट एक छोटा सा झोल है। क्या छोटा सा झोल है? हम ये सोच रहे थे ये सारी की सारी
काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं है. इट इज सेड दैट 5% एनर्जी इज लॉस्ट, लॉस्ट इन ओवरकमिंग एयर फ्रिक्शन या वॉट एवर बी द केस. सो काइनेटिक एनर्जी एट बी, भाई 5% लॉस्ट हो गया तो कितना टका बचा? 95. सो केबी is only 95% of potential energy at A. Okay, no problem. अब जो भी है तो KB is what? Half mv square. 95% is 95 by 100. And what is potential energy at A? mgh. mm कट किया तो v square, this is 0.95, 2 into 0.95 into g into h. आई एम श्योर भाई जी कितना है, कुछ लेने को बोला है 10 20 कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं है, तो हम 9.8 लेंगे. एंड h इज 1.5. एनीबॉडी इज मल्टीप्लाइंग 2 into 0.95 is 1.9. सॉरी 27.4. रूट मार दो, रूट मार दो. सो एट B the speed will be 5.28 meter per second. Check that. Is that true? Yes. Okay. Let's go on to the next. Number 19, please. मैं उड़ा रहा हूं इसको. Yes. What does number 19 state? Number 19 states something very easy. It says कि एक सैंड की कार्ट है, जहां तक मुझे पता है. It says कि a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km per hour. So 6.90. ट्रॉली का मास 300 kg, मास ऑफ सैंडबैग 25 kg एंड स्पीड कितनी है? 27 km पर आवर. तो ये ट्रॉली है एंड उसके ऊपर ये सैंडबैग रखी है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है. ओके. फिर आफ्टर अ व्हाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग. यहां से सैंड लीक होना शुरू हो जाती है. आउट ऑफ द होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ 0.05 kg per second. dm by dt is 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये ट्रॉली जो मूव कर रही है, क्या वो सैंडबैग की वजह से मूव कर रही है? नहीं. द ट्रॉली इज मूविंग ड्यू टू इट्स ओन पावर, या कोई तो खींच रहा है उसको या वट एवर बी द केस, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. अब जो ये सैंड निकल के नीचे गिर रही है, इज इट इन एनी वे चेंजिंग द पावर ऑफ द ट्रॉली? नो, नो. तो ये सैंड के गिरने से ट्रॉली के पावर में कोई फर्क नहीं आता, ट्रॉली की स्पीड में कोई फर्क नहीं आता. ऐसा तो है नहीं कि सैंड गिर जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना. सो द फॉलिंग ऑफ द सैंड डज नॉट चेंज द पावर ड्राइविंग द ट्रॉली. ये क्यों थटा थट होने लगा? टक टक टक. Does not change the power of the driving the trolley. So even if sandbag is empty, वो कोई नया फोर्स क्रिएट नहीं करेगा इस ट्रॉली पे. Even if sandbag is empty, it does not produce, क्योंकि वो तो नीचे दे रहा है ना, इस डायरेक्शन में थोड़ी दे रहा है. ये सैंड गिर रही है तो वो तो इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, इस डायरेक्शन में तो फोर्स दे ही नहीं रहा है. इट डज नॉट, क्या, इवन इफ द सैंड बैग इज एम्प्टी, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू फोर्स ऑन द ट्रॉली. सो द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली रिमेन्स सेम. सो फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली remains same. कोई चेंज आता नहीं है, क्योंकि ये सैंड नीचे गिरते हुए कोई नया फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता जिससे ट्रॉली को नया वेलोसिटी मिले नहीं. सो ट्रॉली की वेलोसिटी में
कोई फर्क आता नहीं है। मैं दिखाने जा रहा हूं आपको नंबर 20। नंबर 20 भी बहुत आसान, बहुत बढ़िया। आई होप यू आर लुकिंग एट इट। नंबर 20 दैट्स 20। एकदम मस्त, बाबूराव मस्त है। क्या कहता है 20? It says a body of mass 0.5 kg, so body का mass 0.5 kg, travels in a straight line with velocity v is a x raised to 3 by 2, जहां पे a is 5. Okay, so velocity is 5 x raised to 3 by 2. Okay, what is the work done by the net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meter? Okay, भाई सर्वप्रथम, do you know work energy theorem? You remember work is equal to change in kinetic energy. So सबसे पहले by work energy theorem, work isn't it equal to change in kinetic energy, which is final kinetic energy minus initial. What is kinetic energy? Half mv square, half m vf square minus half m vi square. हाफ m को कॉमन लिया, वेलोसिटी का इक्वेशन है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी तो 5 इंटू एक्सएफ रेज टू 3/2 द होल स्क्वायर। है भाई, ओ माय गॉड, होल स्क्वायर का भी डब्बा डालना पड़ेगा। अच्छा, होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू xi द होल रेज टू 3/2 द होल स्क्वायर। ओके, हाफ मास कितना है 0.5। अच्छा, यहां से 5 स्क्वायर को निकाल लू बाहर। xf, हाउ मच इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर, तो 2 रेज टू 3/2 द होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट? 0। आई लव 0। हो जाने दे, आज तो हो जाने दे बेटा, जो होता है वो। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.5 12.5, 12.5 by 2 is 6.25 एंड 2 कैंसल, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 0 का क्यूब इज 0, 2 का क्यूब इज 8, तो 12.5 इंटू 8 by 2, 8 by 2 is 4, 50 कुत्ते बिल्ली कमीने क्या। अच्छा, 50 जूल इज योर आंसर। भाई इससे पहले कि कुछ और करें, मेरे पास इलस्ट्रेशन आया है, इलस्ट्रेशन ने पुकारा है मुझे। कहा गया भाई? इलस्ट्रेशन 6.11, लगे हाथों। कैन यू सी इलस्ट्रेशन 6.11 पेज नंबर 128? आर यू लुकिंग? कुछ हो लिफ्ट है और कुछ हो न जाने क्या क्या। तो इलस्ट्रेशन 6.11 के साथ हम रूबरू हो, इसके लिए बोर्ड चाहिए हमको। ओके, इलस्ट्रेशन 6.11 क्या कहता है? कुछ लिफ्ट विफ्ट है, कुछ एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg. ओके, दैट इज एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स मूविंग अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ओके, मतलब इस तरफ ये एलिवेटर है और ये ऊपर जा रही है। भाई ये वी ऊपर है, मोहम्मद बना बैठना। अच्छा, अब क्या मांगते हैं वो लोग? फ्रिक्शनल फोर्स F इज 4000 न्यूटन। फाइंड द मिनिमम पावर ब्ला 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 ब्ला। ओके, सबसे पहली बात भाई, ये एलिवेटर का मास m है, mg किस तरफ होगा? vertically downwards. And if the elevator is moving up, then frictional force will be which direction? Downwards. Vertically downwards. So total downward force F, isn't it mg plus friction? Okay, how much is m? 1800, and I know they have given here g as 10,
and frictional is 4,000. So this is 18,000 plus 4,000, which is how much? 22,000 Newton. So power required. Have you ever seen an equation? Power required is force into velocity. ये रहा force, ये रही velocity, और राम भला करे सबका. तो 44,000 watt is your power, and if you want you can write it as 44 kilowatt. 44 into 10 raised to 3 or yes sir. And अगर हरि प्रसाद में चाहिए तो you can divide 44,000 by 746. 746. In horsepower, 44,000 by 746. I hope somebody can give this to me. How many HP? 7.4, that's 8. 440 by 8. Sorry? 50? 59 horsepower. You can check the answer if you want. We are good? Bhai, are we good? Yes, sir. Very good. Well. I would have loved to do one more. Can I do just one more? One more? Only one more? Awesome. Thank you so much. You all are so good. I am looking at a dangerous numerical additional का 6.26 नंबर है उसका. एंड क्योंकि आज ही हमने वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किया तो मुझे इच्छा हो रही है करने की. तो मुझे लगता है कि लास्ट सम वो होगा. दिस इज माय लास्ट सम. बड़ा धमाका छोटा पैकेट. ओके. इज एनीवन लुकिंग एट द डायग्राम? एनीवन लुकिंग एट द डायग्राम? 6 point what? 6 point what? 6.26, and that's numerical. Okay, the diagram comes first. This is a spring. I love the spring. And यहाँ पे एक छोटा सा पुली लग रहा है और पुली से 1 किलो का मास. ओके. अरे यार मास भी मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ. 1 kg. ओके. And the angle is one of my favorites. Actually, H.C. Verma का favorite angle है 37. I'm sure you know H.C. Verma. Doesn't matter. Okay, there's a 1 kg block and situated on a rough incline connected to a spring of constant 100 Newton per meter. The block is released from rest with the spring in the unstretched position. The block moves 10 centimeter down the incline, मतलब 0.1 meter before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume spring has negligible mass and blah blah blah. Alright. सर्वप्रथम डायग्राम में छोड़ेगा, ये स्प्रिंग खींचती है तो ब्लॉक कहां जाएगा श्रीमान? नीचे. Yes sir, नीचे जाएगा. When block is released, spring stretches and block goes down the incline. तो अपने को डायग्राम तो बनाए का पड़ी बाबू. और डायग्राम के लिए तो हमारे पास, अरे यार, ओके भाई एमजी, मैंने अजीबो गरीब एमजी देखे हैं लोगों के. क्या होते हैं एमजी? वाह, ये है एमजी cos 37 एंड ये है और भाई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो मां नहीं हो गया. मां को प्लीज बीच में मत लाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं एक एक को. अच्छा, वो जहां नीचे रहा है फ्रिक्शन किस तरफ होगा? मत बताओ, मत बताओ, जाओ. अच्छा, यहां पे इक्वेशन तो आपको सब पता ही है. यार मैं ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूं. सिग्मा एफ वाई 0 तो n इज इक्वल टू एम जी. ये शानिया बराबर. एंड द नेट फोर्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि नीचे जा रहा है ना बॉडी, इसको एफ डैश कहेंगे. तो दिस इज एम जी साइन 37 माइनस फ्रिक्शन. एंड आपको फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू एन लगा देना है. तो बी माई गेस्ट एंड
सर एन भी लगा दो यार, प्लीज शर्म मत महसूस करो। ओके सर, अब क्या करेंगे? डू यू थिंक आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ? यस सर, डायग्राम है ना। Yes, sir. ओके, नाउ स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग व्हाट? वर्क डन against the net force. Anybody knows equation for elastic potential energy? Half kx square. And what is net force? F dash. और कितना डिस्प्लेसमेंट किया भाई? जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा उतना ही ये ब्लॉक हिला होगा ना। अगर स्प्रिंग 1 मीटर खींचती है तो ब्लॉक कितना मीटर जाएगा? 1 मीटर ही तो जाएगा, बराबर। सो एक्स को काटो, सो हाफ के एक्स इज इक्वल टू एफ डैश। अभी हमको सब कुछ सब्स्टिट्यूशन में लाने का है। म्यू एम जी भाई क्यों मैंने आपको पहले बताया 37 डिग्री इज एच सी वर्मा का फेवरेट एंगल। क्यों? क्योंकि साइन 37 इज 0.6 एंड कॉस 37 इज 0.8। मस्त वैल्यूज है, याद रखने तो याद रख सकते, जेई में बहुत काम आता। अब इसको उड़ा सकता हूं मैं? एनी प्रॉब्लम्स? नो, उड़ा देना बस। आपका वो मिल गया मतलब। तो व्हाट डू वी हैव? सो बस सब खत्म होने आया। हाफ के कितना है? 100। एक्स कितना है? 0.1 इज मास कितना है चाचा? मास कितना है चाचा? 1 किलो। और जी कुछ लेने को बोला नहीं। एंड साइन 37 इज 0.6 माइनस, चलेगा ना, या पूरा लिखना पड़ेगा? अब ये पूरा क्या होता है? 100 into 0.1 is 10, 10 by 2 is 5, so 9.8 into 0.6. Anybody is doing 9.8 into 0.6? 57, 58 क्या? 5.88, yeah. Minus 9.8 into 0.8, 7.96, 7.84। तो ये 7.84 म्यू यहां ले जाता हूं। 5.88 minus 5, that's 0.88. Anybody doing 0.88 divided by 7.84? आंसर चेक कीजिए, 0.112 है क्या? चेक पिछवाड़े में। सो फाइनली आंसर आ चुका है। एंड इस सम के साथ आई थिंक आज का कारवां यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट अभी एक लास्ट थियरी टॉपिक बचा विच इज कॉल्ड कोलाइजन्स, एंड कोलिजन्स को नेक्स्ट लेक्चर में धमाधमी मचाएंगे। पर तब तक आप ये सब चीजें अच्छी तरह करके रखें। हमने आज एक मेन थियरी टॉपिक इंपॉर्टेंट देखा, होता पावर। बाकी एनर्जी तो सब डिस्कशन था, वो सब थियरी था, ठीक है, देख लिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पावर वॉज द इंपॉर्टेंट आइडिया। एंड बाकी जो सम्स किए, प्लीज डू देम नाइसली। सी यू अगेन ऑन थर्सडे। टेक केयर, स्टे सेफ। क्या कहते हैं हम? कीप वॉकिंग। ओके, बाय बाय बाय।